हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना वीके मस्तीखोर। गाइस, वेलकम टू माय शो बातें कुछ हम कही सी। आज मैं और स्पेशल गेस्ट के साथ हूँ। वो किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। मैं डायरेक्ट आपको उनका फेस दिखाऊंगा और आप समझ जाओगे। तो आज मेरे साथ है समीर वानखेड़े साहब। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम सर, कैसे हो? आशीर्वाद है। आज सर, मेरी ऑडियंस कुछ नई चीज़ें जानने को आई है आपके पास। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप दिल खोल के बात करोगे और जो आपके मन की, दिमाग की, दिल की सारी बातें हम सब करेंगे। ज़रूर। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तो स्टार्टिंग कर देते हैं आपके आईएएस बनने से। तो वहाँ से जर्नी सर, एक बार लोगों को इम्प्रेशन देने के लिए आप बताइए। हाँ, देखिए मैं 2005 में केंद्रीय पुलिस में भर्ती हुई थी मेरी। उसके बाद 2006 में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी निज़ामाबाद एक इलाका है, लक्षण प्रभावित इलाका है। तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो 2 साल काम करने के बाद में फिर बाद में 2007 में सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दी अपने, एंड केंद्रीय लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण करने के बाद में 2010 में फिर पहली बार मुंबई में फिर कार्यरत रहा हूँ। मुंबई में मेरी पोस्टिंग हुई एयरपोर्ट पे, सहायक आयुक्त। उसके बाद में फिर 2010 से 2013 एयरपोर्ट पे ही कार्यरत था। उसके बाद में फिर उसके पश्चात एंटी इन्वर्जन में उपायुक्त रह चुका हूँ, वो सिर्फ ब्रीफली 6 महीने के लिए था। फिर बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्वाइन किया। तो वहाँ पर लगभग 4 वर्ष कार्यरत रहा हूँ, 2017 तक। तो वही एडिशनल एसपी मुंबई ब्रांच में था, लेकिन भ्रमण पूरे ऑल इंडिया होता है। उसके बाद में फिर 2017 में असहाय जॉइंट कमिश्नर रह चुका हूँ डीआरआई में, 2017 से 2030 तक। फिर बाद में 2020 में एनसीबी ज्वाइन किया मैंने, लोन बेसिस पे मुझे फिर एनसीबी में कार्यरत किया गया। तो वहाँ पर 1.5 साल था। और उसके फिर पश्चात 2022 से अभी फिलहाल चेन्नई में कार्यरत हूँ एडिशनल कमिश्नर के तौर। तो सर, आप जैसे जिस एनसीबी में आप यहाँ काम किया, तो कितनी कठिनाइयाँ हैं सर? कठिनाइयाँ देखिए, बस भी प्रेशर तो रहता ही है ना सर। देखिए, ये तो हर कौन से जॉब में नहीं है, हर जॉब में होता है। प्रेशर्स होता है, कंपटीशन होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब लोगों की सेवा आपको करनी है और स्वच्छ भाव से करनी है लोगों की सेवा, तो जो और जब भी प्रभाव के खिलाफ आप जब भी तैरोगे पानी में, तो कठिनाई या दिक्कत तो आती है। सो बट हाउ यू डील विद दैट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब मुंबई की क्या, पूरे हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है, तो नशा कर दी हैं, लेकिन मुंबई में स्पेशली ज़्यादा होता है। तो क्या कहना चाहोगे सर यहाँ के यूथ को, जो आके ख़राब हो रहे हैं या जो बर्बाद हो चुके हैं? देखिए, ड्रग्स पीने के बाद आप अपने शरीर को ही हानि नहीं पहुंचाते हो, क्योंकि शरीर का एक मंदिर के जैसा स्वच्छ पावन होता है जी। तो आप शरीर को भी नुकसान कर रहे हो और साथ में राष्ट्र को भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जो ड्रग्स आप पीते हो, जो ये युवक पीते हैं, तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये ड्रग्स विदेश से आते हैं, और इनका यही जो पैसे से खरीदते हैं, यही पैसे फिर विदेशी देश में जाता है, जो हमारे भारत के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं। तो वही हमारे के देश के खिलाफ पैसे यूज होते हैं, हरकतों का, आतंकवादी हरकतों में, अटैक्स ऑन पैरामिलिट्री फोर्सेस, बॉम्ब लास्ट, टेररिज्म एक्टिविटी, इसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। तो ये देश के बच्चों को सोचना चाहिए, जो ये चीज़ में लिप्त है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि खुद को भी खराब कर रहे हैं और राष्ट्र को भी खराब कर रहे हैं। और 30% युवक है इस देश में। सो युवक को देख के हमारे देश की जो कोई भी नेशनल वेल्थ जिसे कहते हैं, जीडीपी हो जाए, पर कैपिटा इनकम हो जाए, या फिर जो कोई भी वर्क स्ट्रेंथ फोर्स हो जाए, तो यही हमें सोचना कि 30% युवक हमें कैसे चाहिए। हमें राष्ट्र की सेवा में एक मजबूत भक्कम राष्ट्र चाहिए, या फिर गंजीरी और नशेरी लोग चाहिए। सही बात है। तो ये हमें ही इसका डिसीजन। 2021 में सर, ये जो मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड के जो स्टार थे, आप थे सर, मुझे ऐसा लगता है। और इस बात से 80% लोग भी हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से एग्री करते होंगे कि उस टाइम बॉलीवुड के स्टार आप ही थे, क्योंकि आपने इनका असली चेहरा दिखाया। देखिए, मैं कोई इंडस्ट्री विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ड्रग्स एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है।
ये कोई भी इंडस्ट्री में आपको मिलेगा, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ये फिल्म की बात आप कर रहे हैं वो हो, कुछ जो सर्विसेज है उसमें है। तो ये एक स्पेसिफिक मैं उससे नहीं कहूँगा किसमें प्रमाण ज़्यादा है किसमें प्रमाण कम है, ये मैं कहूँगा। और रही बात रूल इम्प्लीमेंट करने की, देखिए मैं एक भारत सरकार का एक छोटा सा गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ। तो जहाँ पर भी मुझे अगर कार्यरत किया जाता है तो मुझे सिर्फ मेरे राष्ट्र का संविधान और उधर के कायदे फॉलो करने हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं पक्षपात नहीं कर सकता, और मैं ये नहीं कर सकता आप मुझे चेहरा बताओ और मैं आपको कायदा बताऊंगा। जी जी। तो फिर मेरा यूनिफॉर्म पहनने का कोई अधिकार में कोई फर्क नहीं है। सर एक इससे आपके में अभी लेटेस्ट कोई न्यूज़ चल रही है, मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा सर। अगर आप जवाब देना चाहो तो सर आपकी मर्जी है। अभी एक हमारी CISF की जवान ने कलना जी को थप्पड़ मारा, तो आप उस केस को किस नज़र से देखते? देखिए मैं अब क्योंकि वो केस इन्वेस्टिगेशन होना है इस केस में, और मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। बस वॉट एवर हैपेंड दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेट है, बट नो कमेंट्स। कोई इशू नहीं सर। तो सर हम जो यूथ हैं, हम इस ड्रग्स को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ देखिए युवा ख़त्म करने के लिए बोलो सर। देखिए आप एक आम जनता भी एक सिविक पुलिस है जी बेसिकली। ज़रूरी भी है कि जो खाकी पहने हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, वही पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग्स को रोकने में, रेसिडेंट एसोसिएशंस पब्लिक। तो मेरा यही कहना है, जो माता पिता जो सुन रहे होंगे आपके इंटरव्यूज़, मुझे ये कहना है कि जब भी आप कोई भी ड्रग ट्रेड को या फिर ड्रग एक्टिविटी को देखें तो उसे टॉलरेट ना करें। तुरंत अगर आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में भी संपर्क करें, या इंटरनेट पे भी बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो ये सब चीज़ों में करती है, तो उनको तुरंत आप इत्तला करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी तो आप अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन इसे टॉलरेट ना करें, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी इंटेंशन होता है कि हमारा लेना देना नहीं है, ये डेंजरस लोग होते हैं तो हमें इनके पीछे नहीं पड़ना है, तो टॉलरेट करते। तो टॉलरेट करते करते आज ये परिस्थिति आ गई है, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में ऑल्टरनेट घर की ड्रग्स रिलेटेड समस्या बढ़ चुकी है। रेसिडेंट एसोसिएशन में भी जहाँ पर जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पर भी अगर ड्रग्स की सेवन होती है तो उसे भी तुरंत आप इन्फॉर्म करें, उसे टॉलरेट ना करें। अगर आपकी सोसाइटी इसको टॉलरेट नहीं करे तो ये भाग जाए। सो इसे प्रोएक्टिवली करें, क्योंकि आज हम आज रुकेंगे नहीं, 10 सालों में यह हर घर में घुस जाएगा। हमारे भी बच्चे हैं, हमें हमारी भी पीढ़ियाँ आगे, हमें भी देखना है, मेरे भी बच्चे हैं, हमें सेव करना है। तो इसके लिए हमारा भी दायित्व बनता है कि इसे टॉलरेट ना करें, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को तुरंत इन्फॉर्म करें। अगर जूनियर अथॉरिटीज़ ना सुने तो आप सीनियर लेवल पे इसको लेके जाए, लेकिन टॉलरेट ना करें। तो सर जैसे कि आपको बता रहे हैं, मेरा बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर ने इतनी मेहनत की है और आप लोगों को पता नहीं है कि उस केस के बाद सर पे कितना प्रेशर था, बॉलीवुड का, गवर्नमेंट का, इधर का उधर का, तो सर ही जानते हैं। तो सर उस प्रेशर के बारे में अगर उस टाइम के कुछ क्या? देखिए प्रेशर्स तो होते ही हैं, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, आरोप प्रति आरोप, ये तो होते ही हैं। और राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ माई सर्विस मुझे ये पता था कि ये सब चीज़ें अगर आप बिना पार्शलिटी के, बिना पक्षपात के या कोई प्रेशर के अगर आप ड्यूटी करेंगे तो ये सब चीज़ें आप झेलेंगे। ये मुझे फर्स्ट डे ऑफ सर्विस पता था। मुझे ये भी पता था कि अच्छा, अब जो मेरी बैकग्राउंड भी थी बेसिकली, क्या मेरे पिताजी बहुत गरीब घर से आते थे, लेकिन मेरी मदर काफ़ी संपन्न परिवार से, वो चौहान खानदान से आती है, जो पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज है, तो वो फैमिली से आती है मेरी माता जी। तो उस हिसाब से संपन्न था। तो मेरी माता जी ने मुझे पहले ही कहा था कि तू जब सर्विस ज्वाइन करेगा तो लोग तेरे पर ज़रूर आरोप लगाएंगे, लोग तेरी जो जीवन शैली है, तेरा जो दिनचर्या है, लोग ये नहीं कहेंगे कि तू एक संपन्न परिवार से आएगा, लोग ये तेरे पर आरोप लगाएंगे तू भ्रष्टाचार के पैसे से सब किया। तो वो सब चीज़ झेलने के लिए भी तैयार रहना। तो लोगों को, और जो कुछ सब नहीं, कुछ जो आपके डिपार्टमेंट में आपके जो साथ में लोग काम करते हैं वो ही आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। कभी डिपार्टमेंट में भी सर आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहा, बहुत मतलब डिपार्टमेंट वालों ने भी, अब बाहर के लोग तो आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले भी मतलब ऐसा कर रहे हैं। कभी कलीग्स हैं आप देखिए विकास जी क्या होता है कि अभी तक कुछ लोगों को छोड़ के कुछ जो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बाकी के लोग जितने भी मेरे सीनियर्स थे काफ़ी अच्छे रहे। एंड मेरा भाग्य था कि अच्छे सीनियर मुझे मिले, काफ़ी सपोर्टिंग सीनियर। तो मैं बाकी के लोगों, कुछ
लोगों के वजह से बाकी के लोगों को कुछ नहीं, वो अच्छा सपोर्ट किए मुझे मेरे करियर में। लेकिन हमेशा हर सर्विस में हर जगह पर कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो लेकिन बाय एंड लार्ज ऑल ऑल अच्छे लोगों के साथ काम किया है। जैसा मैंने आपको पेशेंस की बात की है, तो उनसे तो लड़ ही रहा हूँ मैं। और मुझे अपने भारतीय न्याय प्रणाली पे पूर्ण विश्वास है, अपने संविधान पे पूर्ण विश्वास है। तो जो विकृत कृति के लोग होते हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। जी, हमें भी पूरा विश्वास है कि उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की ऑडियंस, हिंदुस्तान का दिल आपके साथ हमेशा है सर। और विकास भाई, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसा आप जैसे अच्छे लोग, आप जो देशभक्त लोग हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भले मेरे पर कितने भी प्रेशर्स आए, भले कितने भी आरोप लगे, लेकिन देश की जनता ने अभी भी काफ़ी मान सम्मान और प्रेम किया है। तो मैं आपके माध्यम से उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत तो प्रेम किया भी है और करते भी रहेंगे सर, और करते भी हैं। और मुझे मतलब अगर हम यहाँ बैठे हैं तो आपसे प्यार करते हैं, और बिल्कुल प्यार से ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल विकास, मैं एक ये जर्नलिस्ट को हटा के, पॉडकास्टर को हटा के, पर्सनल ये मेरी बिल्कुल फीलिंग है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम। बिल्कुल, हम फैन भी है सर आपके। तो इसके अलावा सर, आप स्पेशली बॉलीवुड को क्या नसीहत देना चाहोगे? कुछ स्पेशल? देखिए, मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं या व्यक्ति नहीं जो किसी को नसीहत दूं। मैं, जैसा कि मैं आपसे पहले कहा कि मैं सैलरीड एम्प्लॉय, एक छोटा सा गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं कोई इतना बड़ा किसके नाम पे डायलॉग नहीं कर सकता, या किसी को कुछ अपशब्द ऑफ कोर्स करना भी नहीं चाहूँगा, बोल भी नहीं सकता। लेकिन जो कुछ माध्यम से जो माध्यम में ताकत होती है पब्लिक को तक पहुँचाने की, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किन लोगों को आप हीरो मानते हो या किन लोगों को आप बढ़त देते हो। सही, आप चाहे पब्लो एस्कोबार को हीरो बनाना चाहोगे, या फिर जो सच में हमारे देश के जिन्होंने निशाना किया है उनको आप दोगे। मैं एक छोटे से वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी क्या है कि कुछ लोगों के प्रेम की वजह से मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ, कुछ लोगों के प्रेम और आशीर्वाद की वजह से मैं, जब भी मेरी छुट्टियाँ होती है, सैटरडे संडे गवर्नमेंट की छुट्टियाँ जब भी होती है, तो मैं मुंबई आ जाता हूँ उस दौरान। और उस दौरान भी उस 2 दिन में परिवार को समय देने के अलावा मैं नशा मुक्त की लेक्चर्स करता हूँ, और उसके बाद में सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए, सीडीएस के लेक्चर्स करता हूँ। तो वही श्रीनीला में एक थोड़े दिन का थाने एक इलाके है, वहाँ पर मैं लेक्चर देने गया था यूपीएससी एमपीएससी के। तो बच्चे थे सेकंड स्टैंडर्ड से लेके 12वीं 12th स्टैंडर्ड के बच्चे थे। तो और उनके कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल टीचर सब थे। पूछते पूछते मैंने एक सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को, एक छोटी सी बच्ची थी मेरी बेटी की उम्र की, तो उसको मैंने पूछा, बेटा आपके हीरो कौन है? तो मैं कुछ एक अलग आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, ताकि मैं आगे बात करूँ उस बारे में। तो उस बच्ची ने बेचारी, भी उसका भी कोई मिस्टेक नहीं, बच्ची जो घर में बात करते हैं, जो दिखते हैं वही। तो उसने एक एग्जाम्पल दी, मेरा एक्स नाम नहीं लूंगा, XYZ खान, ये हीरो होते हैं। तो मुझे लगा बच्चे, तो मैंने फिर एक 8th स्टैंडर्ड के, 8 या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को मैंने पूछा कि आपके हीरो कौन है? उन्होंने कहा दूसरा कोई XYZ खान। फिर बाद में मैंने 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछा, जो बड़ा बच्चा होता है जिसमें सूझ बूझ होती है, उसने कोई तीसरे XYZ खान का नाम लिया। तो फिर बाद में मैंने उनके लेक्चर में प्रिंसिपल्स को पूछा कि आपने कभी बटुकेश्वर दत्त का नाम सुना है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने फिर बाद में उनको ये पूछा, कभी आपने प्रीति लता वडेदार का नाम सुना है? उन्होंने कहा नहीं। अब फिर बाद में मैंने उनसे कहा कि कभी भी आपने सुखदेव सिंह का नाम सुना है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा, कभी राजगुरु साहब का नाम सुना है? नहीं। मैंने उनसे कहा कि सच में आपको शर्म आनी चाहिए, ये रियल हीरोज फाइटर थे, ये राष्ट्र के हमारे रियल हीरोज। बिल्कुल। तो आज किन लोगों को आप हीरो मानते हो? अगर आप मेरे लिए पर्सनली आप मुझे पूछेंगे, मेरे लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, तानाजी मालुसरे, फिर बाद में ये आपके बाजी प्रभु देश पांडे, ये रियल हीरो होना चाहिए आपसे, ताकि आपके लाइफ में कोई योगदान हो, आपकी जीवन जीने के लिए कोई मकसद हो आपका। बच्चों को भी सर, मतलब मुझे एजुकेशन करा रहे हैं, लेकिन वो बाहर जो सीख रहे हैं ना, एक तो ये फ़ोन सबके हाथ में आ गए, बच्चों के हाथ में, वो भी मतलब मेरे हिसाब से तो यही OTT का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या प्रकार के हीरोज होना चाहिए, सोशल मीडिया की भी होना चाहिए। आज कभी भी हमको हीरो पता है कि आइदर ये फिल्म हीरो हो या फिर क्रिकेट नो डाउट अबाउट इट, इज्जत शान है राष्ट्र की, स्पोर्ट्स है, मेहनत पसीना बात है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारे हीरोज हमारे लाइफ में होते हैं। हमारे जैसे APJ अब्दुल कलाम, ये रियल लाइफ हीरो, बाबा आमटे, ये रियल लाइफ हीरो, सिंधुताई सतपाल जो अनाथों के लिए, ये रियल लाइफ हीरो। अगर आज मुझे आप बोलेंगे कि आप सेल्फी किसके साथ लेना चाहोगे,
तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ में, कैप्टन सौरभ गालिया के साथ में सेल्फी लेना चाहूँ। ये रियल के राष्ट्र की यही हो सकता है। तो सर राष्ट्रवाद तो आप मतलब हमसे ज़्यादा जानते हो सर, संविधान आप हमसे ज़्यादा जानते हो हम तो सर। नहीं नहीं, ये जस्ट एक मुझे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है, और आप भी, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप भी वर्दी सिविलियन भी सेम काम कर सकता है जो उनका। बिल्कुल सर, हम तो लगे रहते हैं सर, कोशिश करते हैं कि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है और आप ही मोटिवेशन हो हमारी। और तो सब यूथ को जैसे हम देख रहे हैं सर कि नशे में कुछ हैं और कुछ सही भी हैं, जो सही हैं वो नशे में ना आए, उनको क्या कहना चाहते हैं सर? और देखिए, दो तीन चीज़ें होती है क्यों आदमी नशे में जाता है। जो मेरे जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है नारकोटिक्स में, तो उसमें मुझे यही सिर्फ ये समझ आती है कि एक तो पीर प्रेशर होता है, जो आपके आजू बाजू या आपके एतराफ़ में जो लोग होते हैं, जो आपके साथ में लोग होते हैं स्कूल कॉलेजेस के, तो उनको देख के आप भी ड्रग पीना चालू करते हो। एक ग्रुप होता है, एक सोसाइटी एक्सेप्टेंस होती है। तो अगर आप जब तक ड्रग्स नहीं पिएंगे तो आप वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होंगे। सो उसका मतलब होता है कि इन ऑर्डर टू कंज्यूम ड्रग्स विल बी वेरी कूल। अगर आपने ड्रग्स नहीं कंज्यूम किया तो यू आर वेरी अनकूल। इसका मतलब ये होता है। तो ये बहुत गलत एक परिभाषा है कूल की बेसिकली। सो इसमें ना जाए। दूसरी बात होता है कि अगर आप एक झूठी जिंदगी जीना चाहते हैं, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो हाथ में सिगरेट, शराब की बोतल, हाथ में सिगरेट या फिर ड्रग्स या फिर वीर आप कंज्यूम कर रहे हो। तीसरी बात है जो वेस्टर्न कल्चर होता है, वेस्टर्न कल्चर में भी हाइड्रोपोनिक वीड, ये बाकी के भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे आके देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सब चीज़ों से दूर रहे। तो ये सब झूठी चीज़ें हैं, तो रियलिटी बहुत अलग होता है। तो सर हिंदुस्तान और बाहर के कल्चर में, बाहर भी ड्रग्स ज़्यादा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जैसे अब बाहर वाले इंडियन कल्चर अपना रहे हैं और इंडिया वाले बाहर का कल्चर अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारे देश के कल्चर, अगर आप पहले से ही पुराने मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, ये सब जो आप कल्चर देखेंगे, ये तो मेसोपोटामियन, ईरानियन कल्चर से भी बहुत पुराना कल्चर। सो वो कल्चर को आप अडॉप्ट कीजिए, ना ही कि वेस्टर्न लेवल कल्चर की तरफ आप देख रहे हैं। तो वो ये ड्रग्स और आज भी कुछ लोगों को मैं ये देखता हूँ, कुछ बात करते हैं ड्रग्स को लीगलाइज करना चाहिए। एक अलग मूवमेंट अलग प्रकार का निकला है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ये होता है, फलाना होता है, तो आप उसे लीगलाइज कीजिए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारे देश की आबादी कितनी, 140 करोड़ की आबादी है हमारी। अगर आप यही नीदरलैंड्स के साथ कंपेयर करें, यूएस के साथ कंपेयर करें, नीदरलैंड्स की तो लैक्स में पॉपुलेशन। तो पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट टू पब्लिक रेशियो क्या है, पहला वो देखिए। दूसरी बात देखिए कि वहाँ पर एजुकेशन कोटेंट क्या है। तीसरी बात देखिए, वहाँ पर जो ड्रग्स देते हैं तो वो एक कंट्रोल मैनर में देते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे राष्ट्र में कि हर कोई बच्चा ड्रग पी के गली के कोने में पड़े रहा है। तो ये सब चीज़ें भी जानना चाहिए कि कैन इट बी कंट्रोल पब्लिक पुलिस रेशियो, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कितने % हमारे एजुकेटेड लोग हैं, आर वी रेडी टू लीगलाइज इट। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो सर आपकी अगली सिटी आप क्या चाहते हो कि एज ए नारकोटिक्स ऑफिसर में आप जाओ, तो कौन सी सिटी आप सेलेक्ट कर? देखिए, मैं तो एक सच्चा डिसिप्लिन भारत का एक नौकर हूँ जी, सरकार का। तो मुझे जहाँ पर भी अगर सरकार भेजेगी मैं जाऊँगा। पहले ऑलरेडी आंध्रा में काम कर चुका हूँ, महाराष्ट्र में काम कर चुका हूँ, अभी तमिलनाडु में कार्यरत है। तो जहाँ पर भी मुझे पोस्टिंग देंगे तो मैं काम करने की। वैसे पर्सनल चॉइस आपकी सर? अब पर्सनल कहाँ पर भी है ना, मुझे देखिए, जब मैंने यूपीएससी एग्जाम लिखा था, तो मेरी जो पर्सनल चॉइस थी वो आईपीएस, आईआरएस, दिल्ली पुलिस एसीपी और जितना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया। तो चारों सर्विसेज मेरी यूनिफॉर्म सर्विसेज थी। तो मैंने कभी आईएफएस या आईएएस चुना भी नहीं था, ना मेरी चॉइस की, ना अभी भी चॉइस है मेरी वो। तो सिर्फ मैंने जो जहाँ पर रिस्क होता है, जो हार्ड जॉब्स होते हैं, मैंने वही चूज़ किया था। तो अभी भी वही चाहूँगा मैं कि जहाँ पर राष्ट्र के मार्ग में आपको बलिदान देने का आपको मौका मिले, मैं तो वही चॉइस करूँगा हमेशा। नहीं ठीक है सर, और आप ऐसी मोटिवेटेड बातें कर रहे हो, हमें लग रहा है हम क्यों नहीं पुलिस में भर्ती हुए सर। लेकिन ये भी बड़े जो सौभाग्यशाली होते हैं, ये मौका उन्हीं को मिलता है बिल्कुल, क्योंकि हजारों लाखों लोग अटेम्प्ट वो करते हैं, उसमें से एक बार ये अटेम्प्ट कर पाते हैं सर। और सर कुछ अपने बारे में कुछ और अपने दिल की बात ऑडियंस के आगे कुछ रखना चाहो सर? देखिए, और बाकी का भी मैं आपके माध्यम से लोगों को, ये भी यूथ को कहना चाहूँगा
कि आप आपकी एसी रूम्स में बैठ के आप आपके जो आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया है या फिर जो आपको सुविधाएं मिली है उस पर आप बैठ के आराम से लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो, सरकारों को क्रिटिसाइज़ करते हो, डिपार्टमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हो, लोगों को करते हो, एक माइंडसेट बना लेते हो। लेकिन मेरे को ये पूछना है कि आपने देश के लिए क्या किया, आपने देश के लिए क्या योगदान दिया है। टिप्पणी करना, लोगों की क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन आपने राष्ट्र को क्या दिया है। तो मेरा यही कहना लोगों से कि 10 से 15 साल राष्ट्र की सेवा करें, आर्मी पुलिस नेवी ज्वाइन करें, राष्ट्र के मार्ग में थोड़ा लहू बहाए, उसके बाद में आप फिर क्रिटिसाइज करने का आपको हक रखा। तो ये थोड़ा राष्ट्र के मार्ग में 10 से 15 साल पहले आप व्यतीत कीजिए, बाद में टिप्पणी। लोग बोल देते हैं सर, लेकिन उनको कठिनाई ना ये नहीं पता वेरी करेक्ट। भाई आप कहाँ जा रहे हो, कब, क्योंकि ऐसा नहीं है ये तो चलो नार्कोटिक्स है, इसमें दुश्मन भी बहुत मिलते हैं सर। तो नार्कोटिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो नार्कोटिक्स की ये इतनी गंदे लोग होते हैं, मैंने इन्हें झेला है, मैंने मेरी टीम में इसे झेला है। ये अगर आपको डराने की कोशिश करेगी फिजिकली, आप नहीं डरेंगे तो फिर ये आप पे अटैक करेंगे, आपके शरीर पे अटैक करेंगे। अगर फिर से नहीं डरेंगे तो आपकी इंटीग्रिटी पे अटैक करेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपकी जात पात, माँ बाप, भाई बहन सबके ऊपर आएंगे। फिर भी नहीं होगे तो फिर आपकी कंप्लेंट्स करेंगे। ये बहुत प्रेशर, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो मेरे ड्रग्स पकड़ने के मैंने जब एनडीपीएस एक्ट का पालन करने की कोशिश की, कौन सा आरोप मेरे पर नहीं लगे। अभी भी हर 2-2 3 दिन में एक इंक्वायरी ओपन होती है मेरे खिलाफ में, हर दिन कोई ना कोई पेपर में चलता है, हर दिन आरोप प्रति आरोप होता है। इसकी मदर कौन है, इसकी सिस्टर कौन है, इसका नाम क्या है। यानी एक ड्रग एडिक्ट या फिर ड्रग की कातली के ऊपर अटैक करने के बाद में आपके पूरे भाई बहन, माँ बाप, जात पात पे अटैक सब याद आती है। आपका कसूर या गुनाह या फिर क्या है, आपने आपका कर्तव्य किया, और मुझे उस चीज़ की कोई वो भी नहीं है। मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने करते आया। सही बात है सर। और एक नहीं, ऐसे 10 नहीं, ऐसे 1000 आ जाए मेरे सामने, मैं उनको झेलने के लिए सक्षम हूँ। सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो और कठिनाइयाँ भी आती है, फिर क्योंकि फैमिली, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है सर, आप लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो क्रिटिसाइज कर दे या कुछ भी कर दे, लोगों को ये समझ में नहीं आता जितने बड़े ऑफिसर्स होते हैं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑफ कोर्स ठीक है, ऑफ कोर्स लोगों को ये लगता है ये इतने बड़े ऑफिसर्स हैं तो भाई कोई नहीं है, इसी में बैठ के ऑर्डर देते हैं हमारे किरे ऐसे होगा ना। जितना ये आप ऑडियंस को बताओ सर कि किरे बिल्कुल, जितना बड़ी पोस्ट पे जाते हो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पब्लिक का दायित्व भी होता है आप पे टिप्पणी करना। कभी कोई अच्छी टिप्पणी करता है, कभी कोई गलत टिप्पणी करता है, लेकिन आपका दायित्व बनता है, यू आर आंसरेबल टू पब्लिक, एंड वो चीज़ सबको माननी ही है। और कोई सिविल सर्विसेज अगर ज्वाइन करता है मौज मस्ती करने के लिए तो वेलकम है, लेकिन अगर ईमानदारी से करने की कोशिश करेगा तो फिर मेंटली भी उनको टफ होना पड़ता है जी, क्योंकि प्रभाव के खिलाफ में आपको सामना करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा कि हर दिन आप पे आरोप लगे। जी जी। मैं कल या परसों के दिन somebody send me a message कि, और टाइम मिलता है कि सोशल मीडिया वगैरह देखने का, वो कुछ लोग ऐसे असिस्ट कर लेते हैं। तो किसने मुझे भेजा कि कोई आपके कपड़े पे टिप्पणी कर रहा है। तो मैंने यही कहा है कि लोगों को वी नीड टू थिंक कि अगर आप एक खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं या फिर अब अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्विसेज देते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि आपको एक बहुत ही गरीब परिवार से आना है तभी आप सिविल सर्विसेज दे सकते हैं। आप संपन्न परिवार में आके सिविल सर्विसेज अगर आपने दिया, इसका मतलब है कि अगर आप नॉर्मल जिंदगी जिए तो आप भ्रष्ट हो, अगर आप अच्छे कपड़े पहने इसका मतलब आप भ्रष्ट हो। कांट यू अफोर्ड इट। मेरी सैलरी अच्छी आती है, मेरी पारंपरिक पुश्तैनी मेरी संपत्तियां हैं, माई वाइफ इज अर्निंग, तो यानी आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आप अच्छी जीवन शैली जिए तो इसका मतलब जरूर आप भ्रष्टाचार के पैसे से किए। तो ये लोगों को सोचना है, अपने माइंड को डेवलप करना। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सर ने बताया, सब लोग सैलरीड हैं और बैकग्राउंड भी मतलब स्ट्रॉन्ग है सर का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग ये समझ रहे हो कि कोई अपने शौक से राष्ट्रीय सेवा करता है, कोई अपनी जिम्मेदारी से राष्ट्रीय सेवा करता है। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉयर हूँ बाय डिग्री, तो मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ अपनी चॉइस, नॉट नेसेसरी सैलरी के लिए कर रहा हूँ, या फिर मेरे को मेरे राष्ट्र की सेवा करना है और मैं मेरे टर्म्स कंडीशंस पे ऐसे करूँगा। वो किसी फिल्म का डायलॉग था, मेरे को याद नहीं आ रहा, जितनी ईमानदारी से आप काम करोगे ना, उससे 3 गुना प्रेशर में ही प्रॉब्लम्स आपके पास। बिल्कुल। और ये तो मैं प्रेशर्स को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेता हूँ, ये तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। कोई लोगों के लिए फिल्म देखना होता है, कोई लोग के लिए थिएटर देखना होता है, मेरे लिए सब प्रेशर झेलना है एंटरटेनमेंट। क्या बात है सर।
हम तो इंस्पायर हो रहे हैं आपस के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो और कुछ सर और जब तक विकास भाई ऐसा होता है कि आज अभी तो हैबिट ऐसी हो गई कि जब तक पेपर में आपका कोई कंट्रोवर्सी नहीं देख लूं तो ऐसा मैं अपने आप को पूछता हूँ कि समीर सब ठीक है ना तेरे साथ में, आज एक कुछ अलग की हुई है ना, तू काम बराबर ठीक नहीं करता जब तक कोई कुछ ऐसी गलत नहीं देख लूं। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। तो यही आपसे देश को संदेश आपके माध्यम से जो युवक है देना है कि जब भी करना है राष्ट्र सेवा करना है, डंके की चोट पे करना है, बिना कोई भय के और बिना किसी डरे। नहीं, वो तो आप सर करते ही हैं, हमने तो देख ही है सर। और भी करना मैंने इच्छा, राष्ट्र की सेवा में और भी करता हूँ, लोगों की सेवा और भी करता रहूंगा। बस यही है कि लगे रहो और सही मार्ग में अपने जीवन बीती। और सर डिपार्टमेंट को, सरकार को भी पता है कि आप ईमानदार हो और सक्षम हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम ईमानदार तो भाई प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ये बिल्कुल, मैं तो और मैं तो इनका अभी भी शुक्रगुजार हूँ, सिस्टम का शुक्रगुजार हूँ कि कुछ लोगों के जो गलत आरोप प्रत्यारोप के कारण ठीक है कठिनाई होती है, वो मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से जीता हूँ। लेकिन अभी भी मैं भारत सरकार का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट न्याय प्रणाली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण मैं मेरे साथ आपके साथ में इंटरव्यू दे रहा हूँ और सर उठा के जी रहा हूँ। हमारे ईमानदार न्याय प्रणाली के वजह से कुछ लोग हमारे सरकार में जो अभी भी न्याय प्रिय हैं और हमेशा न्याय देते हैं हमारे से अधिकारी। आफ्टर ऑल सर, सरकार भी और न्याय भी ईमानदार लोगों से ही होता है, और आप जैसे लोग जब तक जिंदा हैं तभी इस देश की हस्ती है सर, मेरा तो ऐसा मानना है। क्योंकि ईमानदार ऑफिसर्स होना, सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सब चीज़ें वो हो जाएगी तो देश नहीं चल पाएगा सर। और आप जिस पोजीशन पे बैठे हो सर, उस पोजीशन पे तो मतलब ये लगा लो कि आप चेंज कर सकते हो, आपकी बात लोग सुन सकते हैं सर। आप 1% उनका माइंड चेंज कर सकते हो। हम लोगों की नहीं सुनेगा बंदा, लेकिन आप जिस पोजीशन पे हो, अगर आप अपने भाई समझ के, हिंदुस्तान के जो देशवासी हैं भाई बहन समझ के उनको अगर बोलोगे कि आप लोग छोटे भाई हो तो ये चीज़ें नहीं करनी है, तो शायद है तो उसमें से हो सकता है 10% नहीं करे सिर्फ। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 10% हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ है सर। तो सर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका विकास जी, आप इतना अच्छा समय हमारे साथ में ऐसा क्यों आप में तो इस प्रेरित हो युवक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो आज थे हमारे साथ समीर वानखेड़े जी। तो मिलते हैं सर अगले पॉडकास्ट।